एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नर्वस सिस्टम, तो उसमें हमने बेसिक डिवीज़न देखा था नर्वस सिस्टम को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिवीज़न देखे थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी अपने डिवीजन्स देखे थे कि कैसे पेरिफेरल जो होता है आपका एफरेंट और ईफरेंट में डिवाइड होता है। देन जो ईफरेंट नर्वस सिस्टम है वो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में डिवाइड होता है, और जो ऑटोमेटिक है, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वर्क करता है, तो वो दो सिस्टम्स में डिवाइड होता है जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो था, हमने डिवीजन देख लिया था। बट उससे भी ज़्यादा एक चीज़ जो पहले हमें इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि जो नर्वस सिस्टम है, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, अगर देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम कहते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपका क्या, कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, यानी कि सिस्टम जो हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना है उसे हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो आप जब किसकी बात करते हैं, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है, ये तो उसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन था, है ना। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली दो टाइप की सेल्स, देखो कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में है, कोई भी ऑर्गन है तो बेसिक यूनिट क्या होती है उसकी, सेल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं किडनी की मेन यूनिट क्या होती है, किडनी की सेल्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। वैसे ही आपकी ब्रेन की सेल्स होती हैं, ब्रेन की सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। लेकिन केवल एक न्यूरॉन ही नहीं है जो ब्रेन में प्रेजेंट है, न्यूरॉन के अलावा एक और सेल होती है ब्रेन में जो प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। तो इसका मतलब अगर नर्वस सिस्टम को हमें पढ़ना है, हमें स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं जाना कि ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, अभी कुछ नहीं पढ़ना। अभी मेन हमें ये फोकस करना है कि नर्वस सिस्टम में आपकी बेसिकली न्यूरॉन्स सेल्स आती हैं, और सेल्स कौन से हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। अब यही दोनों मिलके कहीं ना कहीं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, जिनको आप बोलते हैं कि भाई ये वाला आपका सेरेब्रम बन गया, ये सेरिबेलम बन गया, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लिंगाटा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो सिंपली हमें ध्यान रखना है कि ब्रेन में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक सेल है आपकी कौन सी, न्यूरॉन, दूसरी क्या है, न्यूरोग्लिया। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे न्यूरॉन किस तरीके से आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अरेंज रहते हैं, कैसे न्यूरोग्लिया क्या करती हैं। तो देखो एक चीज तो कॉमन है, न्यूरॉन तो दोनों के केसेस में कॉमन होंगे, लेकिन न्यूरोग्लिया जो होंगी, यानी कि जो न्यूरोग्लिया मतलब अदर देन न्यूरॉन जो आपकी सेल्स प्रेजेंट है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग होती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग होती हैं। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो वहाँ पे डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, एपिडाइडमल सेल है, माइक्रोग्लिया है। ये सेल्स किसकी हैं, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, जिसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं ना। और जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये सेल्स नहीं होती हैं, वहाँ पे केवल दो सेल प्रेजेंट होती है, एक है स्वान सेल, दूसरी है सैटेलाइट सेल, ठीक है। तो इन सब के फंक्शंस हमें इंडिविजुअली पता होने चाहिए कि भाई ये सेल क्या कर रही हैं। न्यूरॉन्स का तो आपको पता ही है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं आपके, बेसिकली इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन का काम करते हैं। बॉडी को, आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करना किसका काम है, न्यूरॉन का काम है। तो जो भी आपके आउटर एनवायरनमेंट में, जो मैंने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो एक्टिविटी आपका नर्वस सिस्टम परफॉर्म करेगा। अगर हमें ये चाहिए कि हम अगर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, अगर आप किसी सरफेस को टच करते हैं जो कि बहुत गर्म है और आप उस टाइम पे फिंगर अगर वहां से हटा दे रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम ने सही टाइम पे रिस्पॉन्ड किया। अगर आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपकी फिंगर वहीं पे रहेंगी और बर्न हो जाएगा। तो सिंपली हमें आज जो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हम नर्वस सिस्टम का, अब उसमें आप कंफ्यूज ना होए, सेंटर भी है, पेरिफेरल भी है, न्यूरॉन्स दोनों के केसेस में होंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या होगा, न्यूरोग्लिया का। तो वही थोड़ा सा आज हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे विद सीएनएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है, देखिए नर्वस सिस्टम को देखते हैं हम, सिंपल नर्वस सिस्टम लेके चलते हैं। तो नर्वस सिस्टम में अभी मैंने आपको बताया दो टाइप की सेल्स होती है, कौन कौन सी हैं, न्यूरॉन, और दूसरा क्या है, न्यूरोग्लिया, ठीक है।
न्यूरॉन है और कौन सी है आपकी, न्यूरोग्लिया है। तो ये दो टाइप की सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं कहाँ, नर्वस सिस्टम में। अभी हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं या फिर पेरिफेरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले आते हैं न्यूरॉन्स में। अब न्यूरॉन्स में आपको अगर ध्यान में हो, न्यूरॉन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होती है, दो चीजें मेन आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक होता है आपका सेल बॉडी और दूसरा क्या होता है, एक्सोन। यही दो पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई न्यूरॉन इस तरीके से मैं रफली अगर ड्रॉ करती हूँ, ये था, ठीक है। अभी मैंने नॉन माइलिनेटेड बनाया, माइलिनेटेड हम बना सकते हैं। तो ये क्या पार्ट है आपका, जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, आपकी सेल बॉडी है। और लास्ट वाला जो इतना आप इससे नीचे का जो पार्ट है पूरे को आप कंबाइन कर लें, ये क्या है आपका एक्सोन पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट हो गए, दिस इज सेल बॉडी सीबी एंड दिस इज एक्सोन। क्लियर। तो किसी भी न्यूरॉन में दो पार्ट्स होते हैं मेजरली। वैसे सेल बॉडी के आउटर एक्सटेंशन जो है ये दिख रहे हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, बट यहाँ पे उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, हम पूरे को साथ लेके चल रहे हैं, सेल बॉडी एंड एक्सोन। तो देखो न्यूरॉन्स में दो पार्ट हुए, सेल बॉडी एंड एक्सोन। अब आपने बार बार एक टर्म आप पढ़ते होंगे हमेशा, हम जब भी आप देखोगे, आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को आप स्टडी करोगे, तो आप देखोगे कि जो आपका उनका स्ट्रक्चर होता है उसमें दो टाइप के मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। तो क्या डिफरेंस है, क्यों हम ये बोल रहे हैं कि आपके ब्रेन का कुछ पार्ट कहीं पे तो ग्रे मैटर प्रेजेंट है, कहीं पे वाइट मैटर प्रेजेंट है। तो वहीं यहीं से वो क्वेश्चन आता है आपका कि जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी हमेशा क्या बनाती है, जहां पे भी आपके ब्रेन के या आपके पूरे नर्वस सिस्टम के जिस पार्ट में सेल बॉडी का क्लस्टर रहेगा, बहुत सारी सेल बॉडी आपस में रहेंगी, तो वो पार्ट हमेशा आपको किस कलर का दिखाई देगा, ग्रे कलर का। इसीलिए उसे क्या बोला आपने, ग्रे मैटर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेल बॉडी जहां पे भी है बहुत सारी, वो पार्ट आपका क्या होगा, वहां पे आपका क्या रहेगा, ग्रे मैटर प्रेजेंट रहेगा। क्यों ग्रे बोला, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारा क्या है, आप बोल सकते हैं बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, तो वो सारा क्या करते हैं, मैटर जो भी आपका वहां पे लिक्विड रहता है उसे ग्रे कलर, डार्क कलर इम्पार्ट करते हैं। तो सेल बॉडी जहां पे हुई वहां पे कौन सा मैटर रहेगा, ग्रे मैटर। अब एक्सोन की बात करते हैं, सेल बॉडी जहां पे थी वो तो कलर आपको डार्क दिखाई देगा, ग्रे कलर का। और जो एक्सोन जहां पे होंगे, क्योंकि एक्सोन में आपको पता था, मैंने पहले ही बताया था, एक्सोन में आपकी क्या होती है, इस तरीके से माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ये माइलिन शीट क्या करती है आपकी, ये फैट से मिलके बनी होती है, और ये माइलिन की वजह से आपका जो कलर होता है एक्सोन का वो कैसा आता है, व्हाइट कलर आता है। इसीलिए जहां पे भी एक्सोन्स के बंडल रहेंगे उस हिस्से में आप देखेंगे कैसा मैटर आपको किस कलर का दिखाई देगा, वो होगा व्हाइट मैटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे भी सेल बॉडीज हैं वहां पे ग्रे कलर दिखाई देगा, जहां पे एक्सोन्स है वहां पे आपको व्हाइट मैटर दिखाई देगा। तो सिंपली ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगर मैं ब्रेन का सिंपली अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में अगर हम देखें, ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट क्या रहता है आपका, ये आपका सेरिब्रम है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लंग, यहाँ से पॉन्स आएगा, पहले यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, बहुत छोटा एरिया होता है, इवन दिखता भी नहीं है वो इतना क्लियरली, बट आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पॉन्स। पॉन्स से नीचे क्या होता है, ये जितना आपको हिस्सा ये नीचे दिख रहा है वो क्या है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है। ये भी आपके काम आएगा जब हम डिटेल में पूरे सीएनएस को डिस्कस करेंगे, तो इनके इंडिविजुअल फंक्शन हम देखेंगे। और मेड्यूला ऑब्लंगाटा नीचे किस में जाके कॉन्टिन्यू हो जाता है, नीचे जो इसका कॉन्टिन्यूएशन पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ, दिस वन इज स्पाइनल
कॉर्ड, CNS का दूसरा पार्ट है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ गया, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके ओपन हो जाता है। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस तरीके से आप इसमें गायरे दिखा सकते हैं, और ये पार्ट आपका क्या है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम ये था, और ये आपका क्या है जो ऊपर आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है आपका सेरिब्रम है, ठीक है। अब आ जाइए, जो मैं आप उसको बताना चाह रही थी वो ये है कि देखो, मान लो न्यूरॉन्स का, मैंने क्या बोला, ये तो केवल स्ट्रक्चर है, देखो इस बात को दिमाग में रखो, ये केवल एक, हम जब किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, खुद से ड्रॉ हो जाता है कि ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जो ब्रेन को ब्रेन की तरह परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, तो वो ये न्यूरॉन्स ही तो है। तो देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए ये वो न्यूरॉन है, यहाँ देखो इस तरीके से ये सेल बॉडीज हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी यहाँ पे है, देखो ब्रेन के केस में यही होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये है सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट है, सेल बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है। इनका जो आपका एक्सटेंशन है, मैं इसे थोड़ा अलग कलर से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे समझने में। ये है, देखिए ये इनका क्या है, ये एक्सोन्स हैं, तो ये इस तरीके से नीचे भी जा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्सोन्स क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहे होंगे, अपोजिट साइड भी जाते हैं, देखो कुछ यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, कुछ यहाँ से यहाँ आ रहे होंगे, केवल आपके समझने के लिए है, ध्यान रखना, वो तो लगेगा ही आपको। तो सिंपल सी बात ये है, ये देखो जहाँ पे आपकी सेल बॉडी थी, ठीक है, न्यूरॉन ही है, पूरे में न्यूरॉन है, ये कुछ नहीं है, और न्यूरॉन की सेल बॉडी जहाँ जहाँ पे थी, जहाँ मैंने ग्रीन कलर आपको दिखाया है, जहाँ पे सेल बॉडी थी वो वाले पार्ट को क्या बोलोगे, क्या बोला था, सेल बॉडी जहाँ पे थी वो हिस्सा क्या होगा, ग्रे मैटर बोला था ना, तो ये वाले को क्या बोलोगे आप, जहाँ सेल बॉडी है, ग्रे मैटर। और जहाँ पे आपका ये पार्ट दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, दिस इज एक्सोन पार्ट, है ना, एक्सोनल पार्ट है, सारी सेल बॉडी से एक्सोन के एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, तो इस पार्ट को क्या बोलोगे, जहाँ पे आपका ये लाइट कलर आपको दिख रहा है या ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या रहा आपका, वाइट मैटर। तो क्लियरली एक बात बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के केस में जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट में क्या होता है आपका, ग्रे मैटर होता है। क्यों ग्रे मैटर होता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, और सेल बॉडी हमेशा कैसा कलर देती है, डार्क कलर देती है, ग्रे कलर दिया। और जबकि जो सेंटर पार्ट है आपका, जो ये एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, देखो एक्सटेंशन हमेशा ध्यान रखना, एक्सटेंशन सीधे नीचे की ओर भी होंगे, और कुछ ऐसे भी तो होंगे जो नीचे से ऊपर आ रहे होंगे, ऐसे भी होंगे जरूर, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके जो एक्सटेंशन है, क्योंकि नीचे भी आपके क्या होंगे, नीचे भी अभी आप देखोगे आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ फर्दर। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ये जो सेल बॉडीज हैं, इनके एक्सटेंशन जो निकले हुए हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है। एक्सटेंशन डाउनवर्ड जा सकता है, अपवर्ड भी जा सकते हैं, और साइडवेज भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में भी आपके क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो क्या क्या, अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इनको क्या बोलते हैं। ये तो क्लियर समझ में आता है कि क्या वाइट है, क्या आपका ग्रे मैटर है। जो ये इस तरीके से जो आपके वाइट मैटर है, जो एक्सोन है, एक्सोन जो आपके जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये पूरा जो भी प्रोसेस हो रही है इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इसे बोलते हैं टैक्ट्स। टैक्ट्स बोलते हैं इसे। अगर क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर ये फाइबर्स जा रहे हैं, अगर एक्सोन नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई सेल बॉडी है, अभी तो मैंने यहीं पे दिखाई हुई है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में आप देखोगे सेल बॉडी सेंटर में होती है, स्पाइनल कॉर्ड अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड से कोई फाइबर ऊपर की ओर आ रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो असेंडिंग टैक्ट, ठीक है, क्या बोलोगे, असेंडिंग टैक्ट। अगर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या बोलोगे, डिसेंडिंग टैक्ट्स, क्योंकि नीचे की ओर जा रहे हैं ना, डिसेंड कर रहे हैं। और वहीं अगर आपका क्या कर रहा है, वो साइडवेज जा रहा है, तो उनको क्या बोलोगे, जो
दोनों को कनेक्ट कर रहा है, राइट पार्ट को लेफ्ट। आप अगर ये आप ब्रेन को आप जानते हैं तो ब्रेन हमेशा क्या होता है, ये एक पार्ट आप देख रहे हो, साइड से ये देख रहे हो, हमेशा ध्यान रखेंगे जो ब्रेन है आपके, इसके क्या होते हैं, दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। ये हाफ पार्ट आपको दिख रहा है, हाफ पार्ट अभी एक और है। तो अगर ऐसे भी आपके फाइबर्स होंगे जो हाफ पार्ट से कवर कर रहे हैं। अगर ब्रेन को आप देखोगे तो ब्रेन ये आधा हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसा ही एक और पार्ट इसके साथ इस तरीके से होगा। तो जो इस पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, ऐसे फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम, कॉम्यूसुरल ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉम्यूसुरल मतलब जो पीछे आपका एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो सिंपली इतना डिटेल में आप जाना चाहें जा सकते हैं, अदरवाइज आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपके फाइबर्स नीचे की ओर आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, उनको क्या बोलोगे आप, क्योंकि ऊपर से क्या कर रहे हैं, वो नीचे की ओर आ रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो असेंड कर रहे हैं। और अगर एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से कनेक्ट जो फाइबर्स कर रहे हैं, अगर ये दो हेमिस्फीयर हैं, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है, उस फाइबर को आप क्या बोलेंगे, कॉम्यूसुरल फाइबर्स बोलेंगे, या कॉम्यूसुरल ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं। तो अटैक्ट इन्हें बोलते हैं। एक तो चीज आपने ये ध्यान में रखनी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जो आपने बहुत बार ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया होगा, तो टैक्ट जो आपका कॉम्यूसुरल होता है, यानी कि जो राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट से कनेक्ट करके रखता है, उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके बेसिकली एग्जाम्पल्स बनते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉम्यूसुरल फिशर जो है आपका, या कॉम्यूसुरल जो टैक्ट है, उस सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो कॉर्पस कैलोसम है, जो कि राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करके रखता है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक था, जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से ये कनेक्शन होता है बेसिकली। अब एक और बात यहाँ पे जो जानने वाली है, जो मैटर आपको समझ में आना चाहिए, वो ये है कि जो ये फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये फाइबर्स आप देख रहे हो नीचे की डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, मैंने बोला था नीचे से ऊपर भी जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब स्पाइनल कॉर्ड से ये फाइबर ना इस तरीके से, अब मैं इसे कुछ और कलर से दिखा देती हूँ ताकि ये इसमें दिखाई दे। अगर स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इन तीनों से मिलके जो बनता है, बहुत सिंपल सा, ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों किस चीज के पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं कंप्लीटली, इसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। तो होता क्या है कि जब नीचे से कोई फाइबर ऊपर आ रहा होता है, जैसे ही ब्रेन स्टेम में पहुंचता है, ये अपोजिट डायरेक्शन को क्रॉस कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अगर यहां से कोई आ रहा था तो वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, तो जो नीचे से फाइबर आ रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता है ब्रेन में आपके दो हेमिस्फीयर होते हैं, ब्रेन में आपके क्या है, दो हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट हैं। अगर ये ब्रेन है आपका, ठीक है, ब्रेन में आपके क्या है, दो हेमिस्फीयर प्रेजेंट है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपकी राइट बॉडी, जो राइट आपका कौन सा पार्ट जाएगा, अगर लेफ्ट पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो लेफ्ट बॉडी ऑर्गन्स जितने भी आपके हैं, चाहे ये हैंड है आपके, लेग है आपके, इसे कौन कंट्रोल करता है, आपका राइट हेमिस्फीयर करता है। सेम वे अगर आपकी हम बात करते हैं राइट बॉडी की, राइट पार्ट्स की, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर कर रहा है। समझ में आता है, दो हेमिस्फीयर्स है, ठीक है। और इन दोनों को कौन आपस में कनेक्ट करके, दो हेमिस्फीयर जो है, इन्हें कौन कनेक्ट करके आपका रख रहा है, कॉर्पस कैलोसम रख रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जब क्या होता है, देखो ये वाले पार्ट से अगर मैं बता रही हूँ, अगर मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से कोई भी इंपल्स आ रही है, तो वो जैसे ही मेरे इस पार्ट पे पहुंचेगी, ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में पहुंचेगी, तो ये यहाँ से क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है इन अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए क्या होता है कि जो लेफ्ट पार्ट है आपका, लेफ्ट बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। तो इसका मतलब अगर कभी भी किसी भी एक्सीडेंट में अगर किसी का ब्रेन, अगर हम बात करते हैं राइट हेमिस्फीयर अगर डैमेज होता है, तो उसका कौन से बॉडी पार्ट्स डैमेज होंगे, ऑब्वियसली अगर मीडियल लाइन आप खींचते हैं तो लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट में अगर कुछ भी आपका बॉडी, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई है और लेफ्ट बॉडी पार्ट्स आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधे समझ लीजिए प्रॉब्लम कहाँ है, आपके राइट हेमिस्फीयर में। रीजन समझ में आता है, क्योंकि जब इंपल्स नीचे से जाती हैं, जब ये न्यूरॉन्स नीचे से जाते हैं, तो ब्रेन स्टेम में क्या करते हैं,
क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। ये इस साइड चला जाता है, ये इस साइड चल जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो कहाँ जाएगी, राइट हेमिस्फीयर में जाएगी, और राइट से जो आ रही होगी वो लेफ्ट में जाएगी। तो ये क्योंकि ऐसा सेक्शन कट करके दिखाया है तो इतना बेटर आपको समझ में नहीं आएगा, शायद इस तरीके से आपको समझ में आ जाए कि जो आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट हैं वो कौन कर रहा है, आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है उस चीज को, और अगर आपके जो राइट बॉडी पार्ट्स हैं, राइट जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है। 2 हेमिस्फीयर्स आपके पास प्रेजेंट है, याद रखिएगा। और हर किसी इंसान में कोई ना कोई एक हेमिस्फीयर क्या करता है, आपका डोमिनेंट होता है। जैसे राइट हेमिस्फीयर जिन लोगों का अगर बात करें, अगर डोमिनेट करता है तो वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो इस तरीके से अभी हम वो बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ब्रेन का सिंपल स्ट्रक्चर है। और जो मुझे इसमें आपको बताना था कि सेल बॉडी और एक्सोन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं। चाहे ये अभी केवल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे तो ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी चलेगा और ब्रेन के लिए भी चलेगा। सेम वे आपका पीएनएस जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें भी काम आएगा कि जहां पे भी ग्रे मैटर होगा वहां पे कौन चीज होगी, सेल बॉडीज होंगी, और जहां पे आपका व्हाइट मैटर होगा वहां पे क्या होगा, एक्सोन होगा। इसके अलावा यहाँ पे तो आपकी सेल बॉडीज होती ही होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रेन के केस में जो सेल बॉडी होती है वो कहाँ होती हैं, सरफेस में होती हैं बिल्कुल। लेकिन आप देखोगे ये ब्रेन स्टेम वाले हिस्से में यहाँ से क्योंकि बहुत सारी क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं, केवल ध्यान रखना फर्स्ट और सेकंड क्रैनियल नर्व जो होती है वो इस पार्ट से निकलती है। जो आपका सेरेब्रम आप दिख रहा है यहाँ से केवल पहली और दूसरी क्रैनियल नर्व निकलती है, बाकी की जो बची हुई आपकी अप टू 12 जो क्रैनियल नर्व है वो इस पार्ट से निकलती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से देखो, इस तरीके से इसमें क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी ऐसे प्रेजेंट होती हैं। ये सेल बॉडी क्या है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ऐसी सेल बॉडी जो कि पूरी तरह से किससे घिरी हुई है, व्हाइट मैटर, क्योंकि नीचे से जो आपके ये बंडल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, ये क्या है, व्हाइट मैटर है ना। तो सेल बॉडी जो कि क्या है, व्हाइट मैटर से पूरी तरह से सराउंडेड है। इन सेल बॉडीज को क्या बोलते हैं हम, ये है आपकी न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को आप वो वाला न्यूक्लियस मत समझना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, ये अलग टाइप का न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या है, सीएनएस का न्यूक्लियस है। सीएनएस का न्यूक्लियस किसे बोलते हैं, जब आपकी सेल बॉडी, जब आपकी जहाँ पे कुछ सेल बॉडी, जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, when this cell body is surrounded by white fiber, ये जो आपका white matter है तो इसे क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियस बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसका यहाँ होना क्यों जरूरी है, होता क्या है, देखो अगर मान लो कोई भी क्रैनियल नर्व है, मान लो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 10th क्रैनियल नर्व, ठीक है, मैं इसे हटा रही हूँ। तो क्या होता है, देखो यहाँ से इतने सारे एक्सोन आपको दिख रही है, इतनी सारी सेल बॉडी है, लगभग अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 अप्रॉक्स है आपकी। तो हर कोई अपना फाइबर भेजेगी, इस तरीके से देखो, इस तरीके से सबके फाइबर्स आ रहे हैं इनमें से, और ये फाइबर एक जगह पे आके कंटिन्यू होके इस तरीके से क्या बना देगी, एक नर्व बना देगी, जिसको क्या बोलोगे आप, कौन सी नर्व है ये, मैंने अभी बात की थी वेगस की, तो मैं इसको लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल वेगस नर्व, होने के लिए कोई सी भी हो सकती है, अभी मैंने केवल वेगस नर्व ली है। तो देखो इन सेल बॉडीज का क्या काम है, ये सेल बॉडीज क्या करेंगी, अपने एक्सोन्स को एक्सटेंड करेंगी, और ये एक्सोन्स जो हैं, ये फाइबर्स जो हैं, आगे मिलके एक सिंपल नर्व बनाएगी, वो कोई सी भी हो सकती है। क्योंकि ये वेगस नर्व है तो मैं इसका नाम क्या दूंगी, वेगस न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल न्यूक्लियस नहीं बोलोगे, क्योंकि इसके मिलने से क्या बन रही है, वेगस नर्व बन रही है, तो इसको क्या बोलोगे, वेगस न्यूक्लियस। सेम वे अगर कोई मान लो कोई दूसरी आपकी होती, जैसे ट्रॉक्लियर नर्व है, मान लो 4th क्रैनियल नर्व है, अगर ये ट्रॉक्लियर नर्व होती, जो ट्रॉक्लिया बना रही होती, तो इसको नाम क्या देते तुम, ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस। तो समझ में आया कि ये क्या न्यूक्लियस क्या होते हैं। तो ये पार्ट आपका क्या है, बेसिकली न्यूरॉन से रिलेटेड है। अब हम थोड़ा सा इसमें
और जो ये क्रॉसिंग हो रही है, देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना रह गया था वो ये है कि जो यहाँ पे क्रॉसिंग होती है ना, फाइबर्स आपके क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फाइबर्स के क्रॉस करने की वजह से यहाँ पे जो स्पाइनल, कभी क्या होता है, जो फाइबर की जो क्रॉसिंग होती है ब्रेन स्टेम में भी होती है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। तो होता क्या है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉसिंग हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन फॉर्म हो जाता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, जहाँ पे जो आपकी ये वाली ग्रे मैटर और वाइट मैटर मिक्स हो जाता है वो क्रॉसिंग की वजह से, उसको बोलते हैं हम रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो आपकी स्पेशल अलर्टनेस के लिए जरूरी होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं न्यूरोग्लिया में। ठीक है, न्यूरोग्लिया आपकी क्या है, न्यूरोग्लिया मतलब न्यूरॉन्स के अलावा जो सेल्स आपकी प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम में, वो क्या है, न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स तो देखो सेम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी, लेकिन न्यूरोग्लिया सीएनएस में अलग है और पीएनएस में अलग है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर पेरिफेरल नर्व्स की बात करती हूँ तो उनके अंदर जो सेल्स होंगी वो अलग होंगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें, तो वहां पे जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केस में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। देखो सबसे पहली सेल है, मैं वन बाय वन सबके फंक्शंस आपको बताती चलती हूँ। ये आपके अगेन ये जितना भी आप पढ़ रहे हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, जीपेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एस्ट्रोसाइट। दूसरी सेल्स क्या है आपका, एपेंडाइमल सेल। तीसरी सेल क्या है आपका, माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट्स का क्या काम होता है, इसमें देखते हैं एस्ट्रोसाइट का क्या फंक्शन होता है। एस्ट्रोसाइट क्या करती है, आपके जितने भी आप बोल सकते हैं जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं उनको न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम क्या होता है, इसी का होता है। तो एस्ट्रोसाइट का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन को, आपका जितने भी न्यूरॉन्स हैं आपने देखा था, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना प्लस सपोर्ट प्रोवाइड करना। और एस्ट्रोसाइट का एक और बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ये क्या करता है, आपका एक ब्लड ब्रेन बैरियर, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज लेते हैं इस तरीके से ये बैरियर होता है आपका, ये बैरियर है मान लीजिए, तो क्या होता है, जब भी आपने कोई चीज खाई, मान लीजिए कोई भी आपका पॉइजन ही आप मान लीजिए, बहुत से अगर पॉइजनिंग हो रही है तो बहुत टाइम क्या होता है, बहुत से पॉइजन ऐसे होते हैं जो इस बैरियर को क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं, और बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो यहीं पे रुक जाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन का बैरियर होता है ये आसानी से किसी भी चीज को ब्लड से ब्रेन में नहीं आने देता है। तो आप देखेंगे एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं, जो ट्रिपल बी है इसको बनाने में एस्ट्रोसाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये इसके फंक्शन है। तो क्या क्या फंक्शन हुए, सपोर्ट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और प्लस आपका बैरियर की तरह एक्ट करना कैपिलरीज और न्यूरॉन्स के बीच में, कि कैपिलरी से कोई भी चीज सीएसएफ में नहीं आ सकती है, जो कि फ्लूइड है आपका न्यूरॉन्स का, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपकी एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल का क्या काम होता है, देखो एपेंडाइमल सेल क्या होती है आपके ब्रेन में, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है, देखिए इस वाले डायग्राम में आ जाइए, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसे। ये आपका ब्रेन का इंटरनल सरफेस है। अगर मैं ब्रेन को कट करती हूँ तो आप उसके अंदर ये चीज़ देखेंगे, ये ब्रेन आपको दिख रहा है, ये साइडवेज है। अगर इसे इस तरीके से मैं स्लाइस करती हूँ तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, अंदर बीचों बीच दिखाई देगा। ये वही है, देखो यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं बता दूँ आपको, ये आपका पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अगेन मिड ब्रेन है। कट करके देखो इस वाले ही को, ये जो राउंड पोर्शन आपको दिख रहा है ना सेरिब्रम, इसे कट किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका मिड ब्रेन। ये आपका सेम वही बात पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा है। ये क्या है स्ट्रक्चर जो बीच में दिख रहा है, ठीक है, ये देखो ये है कॉर्पस कैलोजम, जिसने आधे दोनों हेमिस्फीयर को आपस में क्या किया हुआ है, ज्वाइंट करके रखा है, कॉर्पस कैलोजम SUM। ठीक है, देन आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से है, मैं इसे यहाँ पे ओपन करके ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप जब बनाएं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, देखो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है।
ये है, बस इतना सा ध्यान रखो आप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बीचों बीच दिखाई देगा। अब इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर है क्या एग्जैक्टली, ये कॉर्पस कैलोजम है। अब इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। और इवन आप इसे यहाँ से ओपन ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर जो ये बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो होना ही चाहिए यहाँ पे प्रेजेंट, ये है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये जो आपका पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट सेम है। ये आपका क्या पार्ट है, इसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। अब आता है ब्रेन में, कहते हैं ना कि वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पे वो चीज कवर होती जा रही है साथ ही साथ। देखो ये है लेटरल वेंट्रिकल। ब्रेन में अगर आप ब्रेन का ये पूरा आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रम का एक आप इस पूरे पोर्शन का ऐसे स्लाइस कट करके देखेंगे तो आप देखोगे कि ये अगर अंदर जाके आप देखो, ठीक है, एक हेमिस्फीयर ये है, अगर ये मैं बता रही हूँ, देखो अगर ये एक हेमिस्फीयर है, इसके बाहर भी एक हेमिस्फीयर है, अगर इस हेमिस्फीयर को हटा दूं, ठीक है, अभी यहाँ पे वो चीज नहीं दिखाई है ना, इसे यहाँ पे मैं दिखा सकती थी बट मैंने नहीं दिखाया। तो ये दो हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर को अगर हम ऐसे बीचों बीच कट कर दें, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दें, तो अब जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा वो ये स्ट्रक्चर है जो आपको अब दिख रहा है। तो उसमें क्या दिखाई देगा, एक तो आपको ये कनेक्टिंग पॉइंट दिखेगा, ये जो बाहर से कॉर्पस कैलोजम, इसी ने क्या किया था, यही पार्ट था जिसने एक को दूसरे से अटैच करके रखा था। और क्या क्या दिखाई देगा आपको, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है, आपका लेटरल वेंट्रिकल है। इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर जो ऐसे घूम जाएगा, देखो यहाँ वाले में देख लेते हैं, क्योंकि ये देखो इस तरीके से राउंड घूम गया है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा वेंट्रिकल है, ये है थर्ड वेंट्रिकल। कितने वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में टोटल, कितने होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, क्योंकि ये एक हाफ देख रहे हो आप, ये एक हाफ है आपका, इसीलिए आपको एक लेटरल दिख रहा है, अदरवाइज इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा लेटरल भी होता है। थर्ड वेंट्रिकल आपका सिंपल एक ही है। और ये जो आपको देखो नीचे आके जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका है फोर्थ वेंट्रिकल। देखो ये थर्ड वेंट्रिकल था, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या है आपका थर्ड वेंट्रिकल हुआ, ये लेटरल था, सॉरी ये ऊपर वाला क्या था, लेटरल था। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। थोड़ा सा नीचे आइए, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है इस तरीके से जो बना हुआ है ये क्या है आपका फोर्थ वेंट्रिकल है। तो कितने वेंट्रिकल हुए टोटल, अगर ऐसे देखें तो 3 ही आपको दिख रहे हैं, लेटरल, थर्ड, फोर्थ वेंट्रिकल। लेकिन लेटरल क्योंकि ये केवल एक साइड का दिखा रहे हैं, इस तरीके से होता है। देखो लेटरल ये आपका एक वेंट्रिकल है, अगर ब्रेन का इस तरह इस तरीके से होता है, ठीक है। तो 2 हैं आपके, क्योंकि एक काट दिया है तो एक यहाँ का दिख नहीं रहा है आपको। बीच में इन दोनों के बीच में थर्ड वेंट्रिकल होता है और नीचे से फोर्थ वेंट्रिकल होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये आपका एक है, ये दूसरा है, बीच में इसके क्या है, यहाँ पे कहीं क्या है आपका थर्ड वेंट्रिकल है, उसके नीचे फोर्थ है। तो अब जब बीच से आप कट करोगे तो ये वाला आधा कहाँ चला जाएगा, दूसरे हिस्से में, तो ये आधे को दिखा रहे हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल, इसके नीचे क्या है थर्ड वेंट्रिकल जो कि कंटिन्यू हो रहा है फोर्थ वेंट्रिकल में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर एक ये छोटा सा एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी वो मैंने दिखाया हुआ है। तो जो ये एक्सटेंशन है ये वाला, ये क्या है, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जो ये देखो फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर कंटिन्यू करके बना हुआ है, ये क्या है आपकी, ये ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, पीनियल। मैं इसे यहां से हटा देती हूँ, ग्लैंड, ठीक है। ये क्या थी आपकी पीनियल ग्लैंड, ये जो दिख रही है ना आपको ये क्या है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक हो गया। अब देखो ये जब आपको इतना समझ में आता है तो अब यहाँ से मैं पहले इसे ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर इसकी मैं लोकेशन आगे बाद में डिस्कस करूंगी। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भी समझ में आती है। ये कौन सी ग्लैंड है, जो मेलाटोनिन बनाती है। मेलाटोनिन का काम आपको पता है हमारी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करता है, जो डे नाइट साइकिल है हमारी, जैसे डे टाइम में कौन से हार्मोन रिलीज होने हैं, नाइट टाइम में कौन से हार्मोन रिलीज होने हैं, सारा जो आपकी बॉडी का बैलेंस है, जो डे नाइट आपकी एक साइकिल मेंटेन रहती है, वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि ये क्या करता है, मेलाटोनिन बनाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये वेंट्रिकल्स हमने डिस्कस कर लिए कि भाई हमारे 4 वेंट्रिकल्स हैं। तो इन वेंट्रिकल्स की जो आपकी आउटर लेयर होती है ना, वो इसी सेल की बनी होती है। एपेंडाइमल सेल क्या करती है, वेंट्रिकल की आउटर लेयर बनाती है, और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर सीलिएटेड मूवमेंट होते हैं। सीलिएटेड मतलब जब आपका CSF बनता है ना, CSF बनाने वाली भी सेल इसमें होती है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, उसे भी कर लेते हैं जरा। ओलिगो
डेंड्रोसाइट, ये एक सेल रह गया था। देखो ब्रेन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये पूरा आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, सीएनएस बेसिकली, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो स्मूथली फंक्शन करे, आपकी कौन सी सेल्स होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इनका काम ही होता है कि ये क्या बनाती हैं, आपकी सीएसएफ बनाती हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती हैं। और ये फ्लूइड क्या करता है, आपकी बाहर आप देखोगे पूरे को कवर करके रखती है। 3 लेयर होती हैं ब्रेन में, पढ़ी है आपने, पहले भी पढ़ी है, बहुत बेसिक है कि ब्रेन के बाहर क्या होती है आपकी 3 लेयर होती हैं। 3 आप दिखा सकते हो इसमें। तो वो 3 लेयर का नाम क्या है, सबसे अंदर जो लेयर होती है इस तरीके से लेयर होंगी, एक लेयर ये, एक ये, एक ये। अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, पायामीटर। बीच वाली को क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड मीटर। और सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर। ठीक है, ये 3 लेयर ये पढ़ी हुई हैं, बहुत ईजी है। तो ये जो फ्लूइड होता है इन्हीं लेयर्स के बीच में इस तरीके से होता है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो इस तरीके से रहता है। इसका काम क्या होता है, आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना। कि कभी अगर क्या हो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर क्या होता है, अगर कभी भी चोट लगती है या कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर ब्रेन इंजरी होती है, तो अगर ब्रेन में जोर से हिट हुआ है, ठीक है, तो बहुत टाइम आप देखते होंगे कि अगर नॉर्मल अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसमें ब्रेन मेमोरी लॉस या कुछ ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब ब्रेन में लगती है चोट, ठीक है, तो ये सीएसएफ क्या करता है, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये अपने कंपार्टमेंट्स को छोड़ के आपके वेनस सिस्टम में चला जाता है, वेन्स में चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन में जो प्रेशर पड़ा, जब चोट लगी ब्रेन में जो प्रेशर पड़ा वो क्या हुआ, आपका डिसिमेट हो गया, यानी कि आपका दूसरी साइड में चला गया, आपके वस्कुलर सिस्टम में चला गया। तो इसका मेन काम क्या है, फर्स्ट कुशन प्रोवाइड करता है, ब्रेन को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड, प्रेशर को न्यूट्रलाइज करता है। बट अगर किसी भी वजह से ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, अल्टीमेटली ब्रेन हैमरेज हो जाएगा और आपकी अल्टीमेट, अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं मिला उसी टाइम पे, तो क्या होगा, डेथ हो सकती है। तो ये आपके क्या है, सीएसएफ के फंक्शन होते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट वो सेल है जो सीएसएफ को बनाती है, और एपेंडाइमल वो सेल है जो सीएसएफ के मूवमेंट को आपका अलाउ करती है। क्योंकि देखो, जब आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सीएसएफ बना रही है, अगर इन लेयर्स में सीएसएफ है, इस सीएसएफ को आगे भी तो जाना पड़ेगा ना, आपके एक ही पार्ट से। मैं बताऊं आपको कहाँ से होता है। ये आपका जो लेटरल वेंट्रिकल है ना, ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे देखो, लेटरल वेंट्रिकल के सरफेस में आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं या एरिया प्रेजेंट होता है। आप उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये एरिया कौन सा है, इसे यहाँ से हटा के देखते हैं। ये जो आपको स्पेसिफिक एरिया दिख रहा है इसे बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस का काम होता है सीएसएफ बनाना। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल और विच पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएसएफ फॉर्मेशन, देन आंसर विल बी कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थर्ड, जो आपकी लेटरल वेंट्रिकल की वॉल में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे चलो सीएसएफ बन गया, अब पूरा बाहर कैसे, आपका पूरे को कैसे कवर करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन तो पूरे में है। ये मेनिंजेस यहाँ पे मैंने दिखाया, ये पूरे में होते हैं। अगर आप इसको कवर करके देखेंगे इस तरीके से मेनिंजेस पूरे में आपके रन करते हैं। तो ये जाएगा कैसे, तो ये यहाँ से होता हुआ इस तरीके से, यहाँ पे बेटर समझ में आएगा। देखिए सीएसएफ कहाँ बना, यहाँ पे बना, इस तरीके से यहाँ एरो लगाया, देखो इस तरीके से घूमता हुआ नीचे आएगा और यहाँ पे आके एक यहाँ पे इस तरीके से बल्ज होता है, बाहर को आपकी आउटर स्वेलिंग होती है, इसको बोलते हैं, ये होता है आपका मीडियन, आपका अपर्चर होता है, मीडियन अपर्चर बोलते हैं इसे। और यहाँ से ये सीएसएफ कहाँ चला जाता है, आपका बाहर लेयर्स में चला जाता है, क्योंकि बाहर से पूरी कवरिंग होती है लेयर्स की। तो आपको सिंपली ध्यान ये रखना है, लेटरल वेंट्रिकल में जो यहाँ पे आपका क्या था, ये कोरोइड प्लेक्सस था, इसने बनाया और यहाँ से फ्लो करता हुआ ये कहाँ गया, फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे एक, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके नीचे एक बल्ब सा प्रेजेंट है जिसको मीडियन अपर्चर, अपर्चर मतलब क्या होता है, होल, वहां से होता हुआ ये कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। और बाहर इसके पूरे में क्या है, आपकी मेनिंजेस, आपकी ब्रेन की कवरिंग है, वहां पे ये फ्लूइड चला जाएगा और फिर क्या करेगा, अब फ्लूइड गया, ठीक है, क्लियर है, फ्लूइड गया, लेकिन ये गया कैसे, ये जो ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ आपकी सेल्स होनी चाहिए ना असिस्ट करने के लिए, वही सेल क्या है, एपेंडाइमल सेल। एक्चुअली एपेंडाइमल सेल में क्या होता है, सीलिएटेड
मूवमेंट होता है। सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया क्या करता है? लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे आपका फ्लूइड अगर यहाँ पे बना हुआ है तो उसे धीरे धीरे नीचे आपका मूवमेंट अलाउ करने का काम कौन करेगा? एपेंडाइमल सेल। तो का फंक्शन समझ में आता है। एपेंडाइमल सेल का काम क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने जो CSF बनाया है उसको क्या करना? उसके फ्लो को रेगुलेट करना। अब लास्ट आती है आपकी माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल का क्या काम होता है? आपका माइक्रो, नाम से समझ जाइए, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी भी आपकी पूरे नर्वस सिस्टम में जितनी भी डेब्रीज होती हैं या कोई भी वेस्ट आपका प्रोडक्ट है तो ये माइक्रोग्लियल सेल क्या करती हैं? उसे इंगल्फ करती हैं और डाइजेस्ट कर देती हैं। यानी कि इसका काम क्या है? आपकी क्लैरिटी को मेंटेन करने का, कि आपके ब्रेन के अंदर पूरे आपके CNS के अंदर अगर कोई भी आपका माइक्रो पार्टिकल है जो डेब्री है, डेब्री मतलब जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ये हटाएगी। तो क्लियरली ये 4 सेल्स होती हैं जो CNS में है। अब आते हैं PNS में कौन सी सेल्स हैं? केवल 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं PNS में। एक होती है आपकी स्वान सेल और दूसरी होती है सैटेलाइट सेल्स। स्वान सेल का काम क्या होता है? देखो CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते थे? जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट है, 1 मिनट, और यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक हो गई है, इसे जरा सा करेक्ट कर लेना। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, जो CSF तो आपका ये बना रहा था ना, कोरोइड प्लेक्सस बना रहा था, वो मैंने बता दिया था आपको। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है? कोरोइड प्लेक्सस ने क्या बनाया था? CSF बनाया था। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या बनाता है? आपका माइलिन शीट बनाता है। ये एक मिस्टेक लिखने में हो गई थी, हालांकि मैंने आपको बता दिया था, इसको करेक्ट कर लेंगे। माइलिन शीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या कर रहा है? माइलिन शीट बना रहा है। और माइलिन शीट कहाँ होती है? ये न्यूरॉन्स में देखा था, एक्सोन के बाहर होती है। और माइलिन शीट क्या होती है? आपकी फैट लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या होता है? कंडक्शन को फास्ट करने का। अगर ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो माइलिन शीट को क्रॉस तो नहीं कर सकती, इसीलिए हॉपिंग के थ्रू आपकी यहाँ से यहाँ एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में जंप करती हुई यहाँ पहुंचेगी। तो इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है? फास्ट हो जाता है। तो जैसे CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट बनाते हैं, वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये काम कौन करता है? स्वान सेल। याद रखेंगे, स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये काम करता है। और सैटेलाइट सेल का क्या काम है? सैटेलाइट सेल सेम एस्ट्रोसाइट की तरह वर्क करती है। तो ये समझ लो, स्वान सेल किसकी तरह काम करती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट की तरह माइलिन शीट बनाती है। और सैटेलाइट सेल किसकी तरह काम करती है? एस्ट्रोसाइट की तरह। एस्ट्रोसाइट का काम क्या था? सपोर्ट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो सेम वे सैटेलाइट सेल भी क्या करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो ये पूरा आपका ये नर्वस सिस्टम में, इसमें आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी बहुत पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें जो डिस्कस करने हैं वो है लोब्स, कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से लोब्स होते हैं। हालांकि हमने क्या पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, अब इंडिविजुअली इनके फंक्शंस डिस्कस करने हैं। तो पहले आप ये बेसिक्स को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें हमें सेल्स को डिस्कस करना था। और ये जो आपका आज का लेक्चर है, ये सबसे ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, या आप बोल सकते हैं लेक्चर है, जो आप इसको डिटेल में आप देखिए कि किस तरीके से आपके मेजरली पार्ट आपके एसोसिएटेड रहते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी CNS को थोड़ा सा CNS के पार्ट्स में आप जाएंगे, क्योंकि लोब्स देखने हैं हमने डिफरेंट, ये पार्ट है, इनके इंडिविजुअल फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। तो तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।